नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं कि भाई पृथ्वी पर इतने सारे जो जीव हैं उन्हें वैज्ञानिक आखिर कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस पूरे सफ़र को दिखाते हैं, मतलब एकदम शुरुआत से लेकर आज तक। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को, इसके विकास को समझने की। सबसे पहले तो ये जानना ही बड़ा मज़ेदार है कि जो शुरुआती वर्गीकरण था वो तो मतलब साइंटिफिक था ही नहीं। वो तो इस आधार पर था कि जीव हमारी किस काम आते हैं, खाने के, पहनने के या शायद घर बनाने के। हाँ बिल्कुल, वो उपयोगिता पर आधारित था। जो पहला बड़ा वैज्ञानिक कदम माना जाता है वो अरस्तू ने उठाया था। उन्होंने जीवों को गौर से देखा, उनकी बनावट, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके आधार पर बांटा। जैसे पौधों को उन्होंने कहा हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्री हैं, साइज के हिसाब से। और जानवरों को कि भाई लाल खून है या नहीं है, सिंपल। अच्छा, फिर आए कार्ल्स लिनियस, जिनका नाम हम सबने सुना है। हाँ, प्लांटी मतलब जिनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल होती है। हाँ। और एनिमेलिया जिनमें नहीं होती। पर इसमें कुछ बड़ी दिक्कतें थी, है ना? मतलब कहाँ फिट करेंगे बैक्टीरिया को या फंगस को, वो भी पौधों में? सही बात है। लिनियस का सिस्टम बहुत सरल था, लेकिन जीवन की पूरी विविधता उसमें समा नहीं पा रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स, मतलब जिनकी कोशिका में न्यूक्लियस ठीक से बना नहीं होता, और यूकैरियोट्स, जिनकी कोशिका विकसित होती है, उनको मिला दिया था। और ये भी नहीं देखा कि जीव एक कोशिका वाला है या बहुकोशिकीय। तो काफी कंफ्यूजन था। तो फिर इस दो जगत वाली उलझन को सुलझाने के लिए क्या हुआ? कोई नया सिस्टम आया? हाँ, धीरे धीरे बदलाव आए। पहले अर्नस्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम सुझाया, प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा कि जितने भी एक कोशिका वाले यूकैरियोट्स हैं, उनको इसमें डाल दो। अच्छा, तो जैसे वो क्लेमाइडोमोनस जो पहले पौधे मानते थे और अमीबा जो जानवर मानते थे, वो दोनों अब प्रोटिस्टा में आ गए। फिर हर्बर्ट कोपलैंड ने सोचा कि भाई प्रोकैरियोट्स का क्या? उनके लिए उन्होंने चौथा किंगडम बनाया, मोनेरा। तो अब 4 हो गए, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, प्लांटी और एनिमेलिया। और फिर आया वो सिस्टम जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, आर.एच. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण 1969 में। इसने तो काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी। इसके पीछे क्या मुख्य आधार थे, मतलब किन चीजों को देखा विटेकर ने? विटेकर ने सिर्फ बाहर से नहीं देखा, उन्होंने 5 मेन क्राइटेरिया यूज किए। पहला, कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, शारीरिक संगठन एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। तीसरा, पोषण का तरीका ऑटोट्रॉफिक यानी खुद खाना बनाने वाले हैं या हेट्रोट्रॉफिक, दूसरों पर निर्भर। चौथा, प्रजनन कैसे करते हैं। और पांचवा, जो बहुत जरूरी था, उनका आपसी विकासवादी रिश्ता क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओह, तो ये फाइलोजेनी वाला एंगल नया था, मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम था। तो इन 5 आधारों पर बने 5 जगत। कौन कौन से? पहला, मोनेरा, सारे प्रोकैरियोट्स यहाँ, बैक्टीरिया वगैरह। दूसरा, प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। तीसरा, फंजाई यानी कवक, फफूंद। इनकी खास बात कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। काइटिन, वो जो कीड़ों के ऊपर होता है। हाँ, वही वाला। चौथा जगत, प्लांटी, सारे पौधे, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति और स्वपोषी। और पांचवा, एनिमेलिया, हम सब जंतु, कोई कोशिका भित्ति नहीं और हम भी हेट्रोट्रॉफिक। ये तो काफी सुलझावा लगता है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। फिर आए कार्ल वोज। उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल पर काम किया, खासकर एक जीन पर जिसे 16S RNA कहते हैं। अच्छा, ये कोई जेनेटिक मार्कर है? हाँ, ये विकासवादी रिश्तों को समझने में बहुत मदद करता है। इसके आधार पर वोज ने देखा कि मोनेरा असल में 2 बिल्कुल अलग तरह के जीव हैं। तो उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, आर्किया और बैक्टीरिया। डोमेन किंगडम से भी ऊंचा लेवल है। अरे वाह, तो बैक्टीरिया भी 2 अलग ग्रुप हो गए। हाँ, और तीसरा डोमेन बनाया यूकैरिया, जिसमें बाकी चारों किंगडम आ गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो अब हमारे पास 3 डोमेन सिस्टम है। ये तो दिलचस्प है। आर्किया के बारे में सुना है कि वो बड़ी अजीबोगरीब जगहों पर मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में। बिल्कुल सही। आर्क बैक्टीरिया को चरम पसंदी या एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। ये आपको उबलते पानी के झरनों में, बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में या दलदल में जहां मीथेन गैस बनती है, वहां मिलेंगे। इनकी सेल वॉल की केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है जो इन्हें बचाती है। और यू बैक्टीरिया,
वो जिन्हें हम आमतौर पर बैक्टीरिया कहते हैं। हाँ, उन्हें सच्चे बैक्टीरिया भी कहते हैं। उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये नाम याद रखने लायक है। इनमें हमारे दोस्त भी हैं, जैसे दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस या एंटीबायोटिक बनाने वाले, और दुश्मन भी, जैसे हैजा या टाइफॉइड फैलाने वाले। अच्छा, अब प्रोटिस्टा की बात करें। ये किंगडम तो जैसे एक मिक्स बैग लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये मोनेरा और बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स के बीच की कड़ी जैसा है। इसमें बहुत विविधता है। जैसे डाइटम है समुद्र में, ये मुख्य प्रोड्यूसर हैं और उनकी सिलिका वाली सेल वॉल से डायटोमेशियस अर्थ बनती है। हाँ, वो पाउडर जैसा जो फिल्ट्रेशन में यूज होता है। बिल्कुल। फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कभी-कभी रेड टाइड बनाते हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं। यूग्लिना है, धूप में फोटोसिंथेसिस, अंधेरे में दूसरों को खा लिया। क्या बात है। और स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, जैसे अमीबा, पेरामिशियम, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, सब इसी में। और फंजाई, कवक, ये भी तो बड़े अनोखे हैं। हाँ जी, ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, सेल वॉल काइटन की है। यीस्ट को छोड़ दें तो ज्यादातर धागे जैसे स्ट्रक्चर हाइफी से बने होते हैं। ये मरे हुए जीवों पर उग सकते हैं, मृतजीवी, जिंदा जीवों पर भी परजीवी, जैसे गेहूं में रस्ट बीमारी करने वाला पक्सीनिया, या फिर ये पार्टनरशिप में रहते हैं सहजीवी, जैसे लाइकेन, शैवाल और कवक का साथ, या माइकोराइजा, कवक और पौधों की जड़ों का साथ। ये लाइकीन और माइकोराइजा तो बहुत महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम के लिए। बहुत ज्यादा। लेकिन एक सवाल, क्या विटेकर के 5 किंगडम में सब कुछ फिट हो गया था, या कुछ ऐसे भी थे जो कहीं नहीं आए? सही पकड़ा। कुछ ऐसी चीजें थी जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं हुई, क्योंकि वो सेल हैं ही नहीं, अकोशिकीय हैं, जैसे वायरस, विरोइड्स और प्रियॉन। हाँ, वायरस, ये तो हमेशा से पहेली रहे हैं। बिल्कुल। वायरस तो बस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, कभी दोनों नहीं, जो प्रोटीन के एक कोट, कैप्सिड में बंद है। किसी जिंदा सेल के बाहर तो ये एकदम बेजान क्रिस्टल जैसे होते हैं। उन्हें जिंदा होने के लिए होस्ट सेल चाहिए। विरोइड्स की खोज टी.ओ. डाइनर ने की थी। इनमें प्रोटीन कोट भी नहीं होता, सिर्फ आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। सिर्फ आरएनए, और वो बीमारी फैलाता है? हाँ, जैसे आलू में स्पिंडल ट्यूबर रोग, और प्रियॉन तो हदी हैं। वो तो सिर्फ प्रोटीन है, गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन, लेकिन ये भी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे जानवरों में मैड काउ डिजीज और इंसानों में क्रुट्सफेल्ट जेकब रोग। सीजेडी, बाप रे, सिर्फ प्रोटीन से बीमारी है? हाँ, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो जीवन को क्लासिफाई करने का सफर है, ये कितना जटिल रहा है और लगातार बदलता रहा है। हाँ, और हमने मोनेरा के एक्सट्रीमोफाइल्स देखे, प्रोटिस्टा की गजब की विविधता, फंजाई के अलग-अलग रूप और उनके सिम्बायोटिक रिश्ते, और आखिर में ये आकोशिकीय पहेलियां, वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन। ये जो वर्गीकरण प्रणाली है, ये हमें जीवन की इस विशाल डाइवर्सिटी को समझने में मदद करती है, एक फ्रेमवर्क देती है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये पत्थर की लकीर नहीं है। नई खोजें होती रहती हैं और सिस्टम बेहतर होता रहता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे पास वायरस, विरोइड्स और प्रियॉन जैसी संरचनाएं हैं, जो टेक्निकली जीवित शायद न हो, पर जीवन पर इतना गहरा असर डालती हैं, तो क्या हमें जीवन की परिभाषा पर ही फिर से सोचने की जरूरत है? ये एक गहरा दार्शनिक सवाल भी है। और भविष्य में मान लीजिए हम और एक्सट्रीम जगहों पर या शायद दूसरे ग्रहों पर कुछ खोजते हैं, तो वर्गीकरण की कौन सी नई चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।